20 मार्च 2021 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे जो कुछ करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड होंगे। तो स्टार्ट करते हैं, आज के कम ही टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक क्या है? आईएलओ की रिपोर्ट आई है ऑन इंडियन वर्कर्स। ये क्या रिपोर्ट है पूरा देखेंगे, आईएलओ के बारे में पढ़ेंगे। इनिशिएटिव्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नोमैडिक ट्राइब्स। ये नोमैडिक ट्राइब्स क्या हैं और इनके डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं गवर्नमेंट ने, ये सारा पढ़ेंगे। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड, ये बोर्ड न्यूज़ में, इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। चंबल रिवर न्यूज़ में है अभी, इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। ज्योग्राफी में ये आता है। ये अनंगपाल टू, ये तोमर डायनेस्टी के थे, ये न्यूज़ में है। ये हिस्ट्री का टॉपिक है और हिस्ट्री के जो भी टॉपिक न्यूज़ में होते हैं मोस्ट प्रोबेबली यूपीएससी अपने सीएससी एग्ज़ाम में अधिकतर वहीं से क्वेश्चन पूछती है, और भी सारे जो एग्ज़ाम होते हैं अधिकतर वही क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं जो न्यूज़ में होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक है आईएलओ रिपोर्ट ऑन इंडियन वर्कर्स। आईएलओ का मतलब है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये एक यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है। स्पेशलाइज एजेंसी, जैसा आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन है, मतलब 6 अंग हैं, और उसकी बहुत सारी स्पेशलाइज एजेंसी हैं। यूनाइटेड नेशन 1945 में बना था, लेकिन जो आईएलओ है, आईएलओ वो कब बना था? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये 1919 में बना था, 1919 में, मतलब आईएलओ के बनने से पहले। और जब ये बना था तब से ही इंडिया इसका मेंबर है, इंडिया भी इसका मेंबर है। और ये किस लिए काम करता है? ये स्टैंडर्ड और रूल बनाता है ताकि जो पूरे वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली जो लेबर है, वर्कर्स हैं, उनके लिए, ताकि उनका कोई मतलब एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन ना हो, शोषण ना हो। तो इसलिए ये काम करता है पूरे वर्ल्ड वाइड। अब इसने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2020-21। ये वेजेस एंड मिनिमम वेजेस इन द टाइम ऑफ कोविड-19 वॉज रिसेंटली रिलीज। मतलब कोविड-19 की वजह से वेजेस में, मिनिमम वेजेस में क्या इफेक्ट पड़ा है। वेजेस का मतलब होता है जी मजदूरी। जब वर्कर, मान लो कोई भी कर्मचारी, कोई भी आदमी एक दिन काम करता है, एक दिन में जो उसको सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है, उसे बोलते हैं वेजेस। और ये कौन रिलीज करता है रिपोर्ट? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि इंडियन वर्कर्स हैं जो, उनकी जो वेजेज है वो लो एवरेज वेजेज है फॉर लॉन्ग आवर्स। मतलब पर डे काम ज़्यादा कराया जाता है, लेकिन जो मजदूरी होती है, वेज, वो कम है इंडियन वर्कर्स की। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि वर्कर्स इन एशिया एंड द पैसिफिक एंजॉय द हाईएस्ट रियल वेज। देखो, जो एशिया और पैसिफिक रीजन में जो भी वर्कर्स काम करते हैं, उनकी जो मजदूरी है, रियल वेजेस है, उसमें ग्रोथ देखने को मिली है 2006 से लेके 2019 में। मतलब 2006 से हम लगाएं और 2019 में, तो ग्रोथ देखने को मिली है रियल वेजेस में, एशिया और पैसिफिक रीजन में। और जो इंडिया के लिए रिपोर्ट जारी की है वेजेस की, उसमें कंसीडर किया है नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज को, जो इंडिया में कितनी है? 176 पर डे। देखो जी, फ्लोर वेज होती है, एक कंसेप्ट है, और एक है आपका मिनिमम वेज। ये क्या है? फ्लोर वेज का कंसेप्ट लाया गया अभी 2019 में, 2019 में एक कोड ला गया। कौन सा कोड? कोड ऑन वेजेस। कोड ऑन वेजेस, ये कोड बनाया गया जी वेजेस का, कि मजदूरी कितनी रहेगी 2019 में, ये कोड लाया गया। इससे पहले ना 4 एक्ट हुआ करते थे, कानून हुआ करते थे इंडिया में। कौन कौन से हुआ करते थे? एक तो आपका हुआ करता था कि पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 का, 1936 का। उसके बाद देखो जी, जो ये बता रहा हूँ ना मैं, कोड ऑन वेजेज एक्ट, और ये आपके ये यूपीएससी सीएससी के लिए तो इम्पोर्टेंट है। और आप जो, अगर आपने ईपीएफओ का एग्ज़ाम भी भर रखा है ना, जिसका एग्ज़ाम मई में है, मई में, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हर बार इस टॉपिक से एक नया क्वेश्चन पूछता ही जरूर है। तो ये पहले हुआ करते थे पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 का। एक था मिनिमम ऑफ वेजेज एक्ट, ये था जी 1948 का। और एक था आपका पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, ये था 1965 का। और एक था इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, ये 1976 का। तो इन चारों एक्ट को मिला के बनाया गया 2019 में कोड ऑन वेजेस। इसमें जी एक नया कंसेप्ट लेके आए सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या? फ्लोर वेजेस का। फ्लोर वेजेस क्या होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि पूरे इंडिया में जो वेज है वो फिक्स होनी चाहिए।
तो उसे बोलते हैं फ्लोर वेज। जैसे कोई भी कर्मचारी, कोई भी वर्कर कोई भी काम करेगा किसी के घर में या कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बनाने में या फिर कहीं पे भी, मतलब जैसे मान लो जी एग्रीकल्चर फील्ड में किसी में भी काम करेगा, तो उसकी फ्लोर वेज फिक्स कर दी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा ये कितनी फिक्स की, 176 पर डे। इसने कहा कि इतनी मिनिमम वेज तो आपको देनी पड़ेगी, फ्लोर वेज है ये, कि इससे नीचे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इससे नीचे अपने कर्मचारी को नहीं दे सकती। अब उसके बाद आता जी एक मिनिमम वेज का कंसेप्ट। मिनिमम वेज क्या, मिनिमम मिनिमम का मतलब होता है कम से कम, मिनिमम वेज, और मैक्सिमम आपको पता है अधिक से अधिक। मिनिमम मतलब कम से कम मजदूरी। ये कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 176 तो पर डे की फिक्स कर दी, लेकिन मिनिमम वेज स्टेट गवर्नमेंट फिक्स कर सकता है। ये तो फ्लोर वेज रहेगी 176, और मिनिमम वेज क्या है, उसे स्टेट गवर्नमेंट फिक्स कर सकता है, और फ्लोर वेज को कौन फिक्स करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसने 176 कर दी। अब मिनिमम वेज का कंसेप्ट दे दिया स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में कि भाई साहब आप फिक्स कर लो, लेकिन जो भी मिनिमम वेज आप फिक्स करोगे वो 176 रुपीज़ से कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ही रखोगे, कम नहीं रखोगे। तो ये है मिनिमम वेज, कि फ्लोर वेज से कम नहीं होनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करते हैं, और उससे ज़्यादा ये सैलरी देंगे किसी भी वर्कर को अपने स्टेट में। तो देखो ये थी, इसको ध्यान में रखते हुए फ्लोर वेज और मिनिमम वेज को ध्यान में रखते हुए आईएलओ ने इंडिया के लिए ये रिपोर्ट जारी की, जो वेज रिपोर्ट है। लेकिन जो एक्चुअल वेजेज है वो हायर है इंडिया में। ये तो जी फ्लोर वेज हो गई ना, जो एक्चुअल वेजेज है वो तो ज़्यादा मिलेगी। कितनी, ये डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट की अगर मिनिमम वेज कंसेप्ट देखें, उन्होंने डिसाइड कर रखा है, अगर एवरेज निकालें डिफरेंट स्टेट्स की, तो वो लोग 269 पर डे देते हैं, मतलब 269 रुपये पर डे मिलती है वेजेज। अब ये कोड ऑन वेजेस 2019 लाया गया जी, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। इसने क्या किया, इट यूनिवर्सलाइजेज एंड क्रिएट्स ए स्टैट्यूटरी राइट ऑफ मिनिमम वेज। मतलब इसने संवैधिक अधिकार बना दिया जी, स्टैट्यूटरी राइट बना दिया मिनिमम वेज का। तो मिनिमम वेज अगर ऐसे आ जाए ना कि मिनिमम वेज ये क्या, ये मतलब फंडामेंटल राइट है या स्टैट्यूटरी राइट है, तो आप स्टैट्यूटरी राइट पे टिक कर दोगे। तो ये स्टैट्यूटरी राइट है, ये याद रखना, मतलब एक कोड बनाया हुआ है उसके अंतर्गत सांविधिक अधिकार है। तो मिनिमम वेज को क्रिएट किया जी फॉर द वर्कर्स वेदर इन ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि चाहे आपका वो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो चाहे अनऑर्गेनाइज। इसका क्या मतलब है जी, ऑर्गेनाइज आपको पता है जिसमें जैसे किसी की गवर्नमेंट जॉब है तो उसका पीएफ भी कटता है, और उसका क्या है, सिक्योरिटी भी मिलती है, डियरनेस अलाउंसेस भी मिलते हैं जी, महंगाई भत्ता जिसे बोलते हैं हिंदी में, और बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, इंसेंटिव मिलते हैं, छुट्टी मिलती है, लीव मिलती है, हॉलीडेज़। और लेकिन अगर आप मान लो कैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हो, तो क्या है, देखो ये जो आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर सिर्फ पब्लिक सेक्टर को ही नहीं बोला जाता, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर भी हो, उनमें भी पीएफ वगैरह कटता है, प्रोविडेंट फंड जो आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है, या फिर सैलरी मतलब पेंशन मिलती रहती है आपको जब तक आप जीवित हो, या फिर और भी बेनिफिट्स मिलते हैं। तो प्राइवेट और पब्लिक दोनों के लिए कोई भी ऑर्गेनाइज हो सकता है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा होता है, जिसमें ये सब बेनिफिट नहीं मिलता है, ना कि आपको हॉलीडे मिलता है, ना ही आपको इंसेंटिव, ना ही मतलब कोई पीएफ कटता है, और आपकी सैलरी भी लो रहती है। तो ये चाहे आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हो चाहे अनऑर्गेनाइज, तो ये मिनिमम वेज का कंसेप्ट सबके लिए लागू होता है। ये कोड ऑन वेजेस में कहा गया। ये न्यू कंसेप्ट लाया गया जी फ्लोर वेज का, स्टैट्यूटरी फ्लोर वेज। और फ्लोर वेज क्या होती है हम समझ चुके हैं ऑलरेडी। इस ये कोड है ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट मिनिमम वेज आर टू बी ऑर्डिनरी रिव्यूड एंड रेज्ड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन इंटरवल नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर। स्टेट गवर्नमेंट को ये बोला कि भाई साहब आप जो भी मिनिमम वेज फिक्स कर रहे हो ना, ये 5 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगी। मतलब 5 साल से पहले पहले, 5 ईयर से पहले पहले आपको इसको रिवाइज करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा। जैसे अगर मान लो अभी 269 है एवरेज मिनिमम वेज हर स्टेट में, तो स्टेट गवर्नमेंट 5 साल से पहले पहले इसे इंक्रीज़ करेगी। चाहे आप 1 रुपये इंक्रीज़ करो, कितना ही करो, लेकिन इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो ये इसमें दिया गया है। इसमें इतना ही था, चलते हैं नेक्स्ट पे अपना। नेक्स्ट है जी इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ नोमैडिक ट्राइब्स। अभी ये क्या है जी, एक इनिशिएटिव लिया गवर्नमेंट ने, किसने, मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने रोल अभी राज्यसभा में इन्फॉर्म किया, इसलिए न्यूज़ में है कि नोमैडिक ट्राइब्स के लिए डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए क्या इनिशिएटिव लिए हैं। अब ये नोमैडिक ट्राइब होते क्या जी, इनके लिए जो इनिशिएटिव लिया है, नोमैडिक का मतलब होता है जी घुमंतु, और ट्राइब मतलब आप जानते हो जनजाति, अनुसूचित मतलब जनजाति जो जंगलों में रहती हैं, ट्राइब्स वगैरह। तो क्या है, जो मान लो परमानेंटली एक प्लेस पे नहीं रहती,
जैसे आप रहते हो जी, आपका घर है, चाहे शहर में रहते हो, गांव में रहते हो, आप परमानेंटली वहीं पे रहते हो। लेकिन कुछ ऐसी जनजाति होती हैं जी, मान लो 6 महीने एक प्लेस पे रह रही हैं, और मान लो जब वहाँ पे उनका काम खत्म हो गया, फिर कहीं और प्लेस पे जाके तंबू डाल लिया जी, वहाँ पे रहने लग गए। देखे होंगे आपने बहुत से जैसे लोग गाँव में भी आते हैं या शहरों में भी, सिटीज़ में भी कुछ समय के लिए रहते हैं, उनका मतलब परमानेंट कोई भी घर नहीं है, समझ गए हो, उन्हें बोलते हैं नोमैडिक ट्राइब। अब इसमें जी डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड बनाया हुआ है इनके लिए, फॉर द डी नोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़ के लिए। अब डी नोटिफाइड का मतलब ये जी, मतलब एक तो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है कि ये जो जनजाति हैं, कम्युनिटी हैं, समुदाय हैं, ये नोमैडिक ट्राइब में आती हैं, लेकिन कुछों को क्या है, नोटिफाई नहीं किया हुआ, वो डी नोटिफाइड है जी, समझ गए। तो इनके लिए ये बोर्ड बनाया गया, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड 2019 में। ये 3 ईयर्स के लिए बनाया, लेकिन एक्सपेंडेबल है कब तक, अप टू 5 ईयर तक, 2019 से 2022 तक जी ये काम कर सकता है, लेकिन इसके बाद एक्सपेंड भी कर सकते हैं, 5 ईयर तक भी हो सकता है। ये बोर्ड किस लिए बनाया, ताकि जो नोमैडिक कम्युनिटीज़ हैं इनके कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए, विकास के लिए, इनके मतलब देख सकें, देखभाल मतलब इनका डेवलपमेंट कैसे किया जा सके, तो पॉलिसी वगैरह बना सकें। इसका ऑब्जेक्टिव यही है जी, टू प्रमोट द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ डी नोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़। ये सेमी नोमैडिक का मतलब ये है जी, मतलब ऐसी कम्युनिटी, नोमैडिक तो हो जाएगी, परमानेंट नहीं रहती, आज यहाँ तो कल वहाँ, कोई परमानेंट नहीं। सेमी नोमैडिक ऐसी हैं कि कुछ समय के लिए, मान लो 1 2 3 साल के लिए रुक जाती हैं, लेकिन उसके बाद फिर ये भी चली जाती हैं उस प्लेस से। तो ये सेमी नोमैडिक मतलब हो गई कि अर्ध अर्ध घूमंतु समुदाय बोल सकते हो आप, और पता नहीं हिंदी में कुछ और भी बोलते होंगे। ये फॉलोइंग स्कीम्स चलाई गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने ये मिलके। कौन सी स्कीम है जी इनके लिए, नोमैडिक ट्राइब्स के लिए? एक है अंबेडकर प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर डीएनटी बॉयज़ एंड गर्ल्स। ये जी लड़का लड़की के लिए, कोई भी प्री मैट्रिक हो 10वीं से पहले और 10वीं के बाद, पोस्ट मैट्रिक का मतलब 10th क्लास के बाद के लिए स्कॉलरशिप है जी ये, जो नोमैडिक ट्राइब के गर्ल्स या बॉयज़ हैं उनको दिया जाता है, मतलब पैसे दिए जाते हैं ताकि उनमें एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके। एक नानाजी देशमुख स्कीम है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल्स फॉर डीएनटी बॉयज़ एंड गर्ल्स। इन लड़का लड़कियों के लिए, जो नोमैडिक ट्राइब के गर्ल्स बॉयज़ होते हैं जी, उनके लिए इन स्कीम में हॉस्टल बनाए जाते हैं ताकि वो लोग यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट रह सकें एजुकेशन के लिए। एक कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग हैज़ टेकन ए टास्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनटी कम्युनिटीज़ विच आर येट टू बी फॉर्मली क्लासिफाइड। एक कमेटी बैठाई गई थी जी, जिसके चेयरमैन कौन थे, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन थे। तो ये इनका काम दिया गया था कि इन्हें डीएनटी, जो डी नोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब है, उनको आइडेंटिफाई करना है, लेकिन अभी तक क्या नहीं गया है क्लासीफाई। नीति आयोग ने ये असाइन किया है जी, ये काम दे दिया किसको, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। ये सर्वे क्या करेगी, इसने 62 ट्राइब को असाइंड किया है, मतलब नीति आयोग ने कि 62 ट्राइब को ये जो जनजातियाँ उनको आइडेंटिफाई करेगी और उनके बारे में स्टडी करेगी। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में जो भी कम्युनिटीज़ रहती हैं जी, यहाँ पे इंडिया है, ए लगा लेना, ये मिसप्रिंट हो गया। इंडिया के डिफरेंट पार्ट में जो भी कम्युनिटीज़ रहती हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगी और उनके बारे में स्टडी करेंगी जी, अध्ययन। तो यही था इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी अपना स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड। ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, ये इसलिए न्यूज़ में है जी अभी, क्योंकि इसके चेयरमैन बनाए गए हैं अभी कौन, यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के जो हमारे मिनिस्टर हैं जी, उनको इसका चेयरमैन बनाया गया स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का। ये 3 साल के लिए ये सर्व करेंगे। इनकी जो टर्म है कब से स्टार्ट होगी, जुलाई 2021 से कमेंस होगी। कमेंस का मतलब है ये स्टार्ट होगी, बिगिन होगी इनकी, जो मतलब 3 साल के लिए इसके चेयरमैन रहेंगे, अध्यक्ष स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड है क्या। ये जो स्टॉप टीबी पार्टनरशिप है बोर्ड, यहाँ टीबी का मतलब है जी ट्यूबरक्लोसिस, जो बीमारी होती है ना टीबी डिसीज़, उसके बारे में ये बोर्ड है जी। ये 2000 में एस्टेब्लिश किया गया था, मतलब इसकी स्थापना की थी 2000 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एलिमिनेट ट्यूबरक्लोसिस एज ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। यहाँ पे भी क्या है जी, टीबी है, इस बीमारी को रिमूव करना है, हटाना है, बिल्कुल ख़त्म करना है। एलिमिनेट का मतलब ख़त्म करना है। ये ऑर्गेनाइजेशन की फर्स्ट मीटिंग होती है जी 1998 में, कहाँ पे, लंदन में होती है जी इसकी मीटिंग। फिर ट्यूबरकुलोसिस पे एक कमेटी बैठती है, अडॉक कमेटी। ये लंदन में मीटिंग होती है कि इस एपिडेमिक को कैसे रोका जा सके वर्ल्ड वाइड।
और फिर एक कोलैबोरेटिव एक्शन लेते हैं जी 20 कंट्रीज मिलके, जिसमें सबसे ज़्यादा टीबी के केसेस होते हैं, डिसीज सबसे ज़्यादा है, वो लेते हैं कहाँ पे, ये थ्रू आम्स्टरडम डिक्लेरेशन के थ्रू एक मतलब कॉल लेते हैं जी, मतलब एक्शन लेते हैं। कोलैबोरेटिव एक्शन का मतलब है कि साथ मिल के आएंगे, काम करेंगे, टीबी को कैसे ख़त्म किया जा सके। इसमें लगभग जो ये टीबी पार्टनरशिप बोर्ड है, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड, ये लगभग इसमें 1500 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्थाएं, सिविल सोसाइटीज़ या फिर आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सब इसमें पार्टिसिपेट करती हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से। इसका जो सेक्रेटेरिएट है, मतलब हेडक्वार्टर है जो स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का, कहाँ पे, जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में है जी ये जगह, और यूरोप में है जी स्विट्जरलैंड। और इंडिया ने क्या कमिट किया है कि टीबी को एलिमिनेट कर देना इंडिया में से 2025 तक, 2025 तक का टारगेट है जी इंडिया का। लेकिन जो ग्लोबल टारगेट है पूरे वर्ल्ड वाइड वो 2030 तक है। जो टारगेट है जैसे टीबी का पूरे वर्ल्ड वाइड करना है, WHO का जो टारगेट है जी पूरे वर्ल्ड वाइड क्या है, टीबी को ख़त्म करना है 2030 तक। लेकिन इंडिया ने 5 साल अहीड कर रखा है कि हमें 2025 तक अपने इंडिया से टीबी एलिमिनेट कर देना है, कि एक भी केस टीबी का नहीं रहना चाहिए। मार के नहीं करना है जी, डिसीज़ को ठीक करना है और प्रिवेंट करना है। कभी सोच रहे हो जिन जिनको टीबी हो रहा है उसको मार दो, ख़त्म हो गया। अब ट्यूबरकुलोसिस क्या है जी, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया डिसीज़ है जी, बैक्टीरिया से होती है ये, जैसे कोरोना वायरस से होता है ना, तो ऐसे ही है, जैसे मलेरिया पैरासाइट से होता है, तो ऐसे बैक्टीरिया से होती है ट्यूबरकुलोसिस। ये याद रखना आपको, बैक्टीरिया का नाम कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया का नाम है। और ये लंग्स को अफेक्ट करती है जी, हमारे गुर्दे होते हैं ना शरीर में, बॉडी में, उसको अफेक्ट करती है ट्यूबरकुलोसिस। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है जी, कैसे फैलता है ये टीबी, फैलता है जी पर्सन टू पर्सन थ्रू दी एयर, एयर से फैलता है। मान लो किसी को टीबी हो रही है, उसने खांस दिया, मतलब कफिंग करने के बाद क्या है, बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं जो आपकी सांस के जरिए निकलेंगे जिसको टीबी हो रहा है। और एयर में पता है आपको डस्ट पार्टिकल हैं, उन डस्ट पार्टिकल पे टीबी के जो ये बैक्टीरिया है ये चिपक जाएगा जी, स्टिक हो जाएगा। और जैसे ही कोई भी आदमी यहाँ से गुजरेगा ना, कोई भी गुजरेगा, जैसे उसने सांस ली उसकी सांस में चला जाएगा ये, मतलब अंदर बॉडी में चला जाएगा बैक्टीरिया, और उसको भी टीबी हो जाएगा, समझे। इसलिए जिसको टीबी हो जाता है उस पर्सन को सेपरेट रूम में रखा जाता है, और अलग रूम में, ताकि उसे बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता। बहुत ही घातक बीमारी है जी टीबी। तो जैसे मान लो स्नीज करता हो, छींकता हो या स्पिट थूकता हो, तो इससे क्या है, टीबी का जो वायरस है, मतलब ये बैक्टीरिया है टीबी का, ये एयर में आ जाता है और इस तरह से स्प्रेड होता है। सिम्टम क्या होते हैं जी, सिम्टम का मतलब लक्षण, जब बीमारी हो जाती है कुछ लक्षण होते हैं ना, बुखार बुखार ऐसा कुछ इसमें। तो इसमें क्या होता है कि कफ होती है जी विद स्पूटम, मतलब आपको खांसी आएगी बलगम के साथ, ब्लड भी आ सकता है जी एट ए टाइम्स, मतलब खून वाली खांसी भी हो सकती है। चेस्ट पेन होगा, सीने में दर्द होगा, वीकनेस होगी, कमजोरी, वेट लॉस, आपका वेट है जी, वजन कम होता जाएगा आपके बॉडी का, फीवर होगा इसमें, और नाइट स्वेट होगी, मतलब आपको सोते सोते रात में पसीने आएंगे। ये सारे इसके सिम्टम है जी, लक्षण। इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा जी, इलाज क्या, इलाज के लिए क्या करते हैं, क्या ये ट्रीटेबल है, बिल्कुल जी, इसका इलाज संभव है, ट्रीटेबल है एंड क्यूरेबल है डिसीज़, ये इसको ठीक किया जा सकता है। इसकी लगभग स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है वो 6 मंथ का होता है कोर्स, जिसमें एंटी माइक्रोबल ड्रग दी जाती हैं, प्रोवाइड की जाती हैं इन्फॉर्मेशन के साथ। तो इसमें एक होता है जी, एक तो ये तो नॉर्मल टीबी होगा, एक होता है MDR टीबी। ये क्या है, मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंट टीबी। इसे मल्टी ड्रग या MDR टीबी उसे बोलते हैं जी। ये टीबी की फॉर्म होती है और बैक्टीरिया से ही होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब टीबी होता है ना, जब 6 महीने का कोर्स होता है, तो सबसे पहले ये 2 मेडिसिन दी जाती हैं, इसका नाम है आइसोनियाजिन और रिफेम्सिन। लेकिन अगर जब टीबी हो जाए, ये दोनों डिसीज़ काम नहीं करे, इन दोनों डिसीज़ को बोलते हैं फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग्स। फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग्स बोलते हैं इन्हें, आइसोनियाजिन और रिफेम्सिन को। लेकिन जब ये पावरफुल ड्रग है जी, ये जब ये काम ना करें, जैसे आपको मान लो, आपको ना जी, किसी को, ए पर्सन को मान लो, किसी ए पर्सन है, इसको बेचारे को टीबी हो गया, ठीक है, तो इसको टीबी हो गया, इसको देंगे आइसोनियाजिन, पहले देंगे टैबलेट, फिर रिफेम्सिन देंगे। अगर इन दोनों में से काम नहीं करेगी ये, कोई भी गोली टैबलेट है जी, ये कोई भी काम नहीं करेगी ये दवाई ड्रग्स, तो फिर समझेंगे इसको MDR हो गया, MDR टीबी। तो फिर उसके लिए क्या है, सेकंड लाइन ड्रग्स दी जाती है, सेकंड लाइन ड्रग्स, तो उसमें और भी ड्रग्स आ जाती है जी। और एक होता है जी XDR टीबी। ये क्या होता है, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। इसमें क्या है, इसमें ये जी, जब सेकंड, जो फर्स्ट लाइन के ड्रग तो हैं ही हैं, आइसोनियाजिन और रिफेम्सिन, ये भी काम ना करें, और उसके बाद फ्लोरोक्यूनोलोन
मतलब एक ड्रग होती है जी, ये भी काम ना करे कि ये ड्रग देने के बाद भी टीबी ठीक नहीं हो रहा है इस पर्सन को, और एटलीस्ट 1 of 3 इंजेक्टेबल सेकेंड लाइन ड्रग्स, ये सेकेंड लाइन ड्रग्स है जी, सेकेंड लाइन ड्रग्स टीबी के लिए, अमीकासिन, कानामाइसिन और कैप्रोमाइसिन। देखो जी, ना तो आइसोनियाजिड काम करे, ना रिफेम्सिन काम करे उसे ठीक करने के टीबी, और ना ही फ्लोरोक्विनोलोन, या उनमें से कम एक ये ड्रग, इन तीनों में से कम एक ड्रग भी देने पे वो काम ना करे। चाहे तो तीनों ही दें और वो ठीक ना हो, या एक दें तब भी ठीक ना हो, तो उसे XDR टीबी बोला जाता है। समझ गए? ये बहुत ही घातक होता है जी, जब ये किसी को XDR टीबी हो जाता है तो ये ठीक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए होंगे जी टीबी को ठीक करने के लिए? एक तो जी कैंपेन आपने देखा होगा ना, अमिताभ बच्चन आते हैं टीवी पे, देखा होगा, वो बोलते हैं टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन, ये चला रखा है जिसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी हैं। एक निक्षय पोषण योजना चला रखी है जी, इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट 500 रुपये हर महीने देती है जिसको टीबी होता है, और फ्री ऑफ कॉस्ट उसका इलाज किया जाता है जी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जाएगा, और 500 रुपीज़ देंगे कि ताकि वो अपनी न्यूट्रिशनल डाइट ले सकें। देखो जी, जब बीमारी हो जाती है ना, डिसीज़ कोई भी, तो न्यूट्रिशनल डाइट बहुत ज़रूरी होती है। वैसे तो बिना बीमारी के भी न्यूट्रिशनल डाइट बहुत ज़रूरी होती है, पर बहुत से लोग लेते नहीं है ना, लेकिन बीमारी में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है आपको टीबी हो गया और आप फिर भी बर्गर वगैरह चाउमीन वगैरह खा रहे हो, ये नहीं चलेगा। इतना ही था जी, इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी चंबल रिवर, ये न्यूज़ में है अभी, क्यों है ये जी, पहले इसकी लोकेशन देखो न्यूज़ में क्यों, बाद में देखेंगे। ये जी अपना हिंदुस्तान का मैप है, और ये मध्य प्रदेश, यूपी इधर है, ये मध्य प्रदेश है, और ये राजस्थान है। यहाँ पे दिखाई दे रही है चंबल, ये चंबल रिवर, ये चंबल रिवर फ्लो कर रही है, कहाँ से निकलती है, इंदौर के पास से निकलती है चंबल रिवर, और ये देखो नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो करती है और यमुना में जाके मिल जाती है। तो यमुना की ट्राइब्यूटरी होगी ना, सहायक नदी होगी जी यमुना की, ट्राइब्यूटरी, ट्राइब्यूटरी इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में सहायक नदी। तो यमुना की सहायक नदी है जी ट्राइब्यूटरी। ये अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इस साइड में ये ईस्टर्न साइड है ना, किसकी किसकी ईस्टर्न साइड है, ये राजस्थान की, राजस्थान का पूर्व एरिया ना, पूर्व क्षेत्र, ईस्टर्न एरिया। तो यहाँ पे क्या है, ईस्ट राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट बना रहा है जी राजस्थान, मतलब कैनाल का क्या मतलब है, नहर बना रहा है, एक नहर। तो इस वजह से न्यूज़ में है ये। तो क्या कर रहा है कि यहाँ का जो पानी है सदर्न एरियाज़ में, वो साउथ ईस्टर्न एरियाज़ में वो भेजना चाहता है, साउथ ईस्टर्न एरिया है जो राजस्थान का, वहाँ पे पानी बहुत कम है ना, तो ताकि वहाँ पे इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी वगैरह उपलब्ध हो सकें, इसलिए। तो इसलिए न्यूज़ में है। तो अब हमारे लिए ये तो न्यूज़ में है नहीं, मतलब ये तो इम्पोर्टेंट है नहीं कि कहाँ कहाँ से पानी कहाँ को लेके जा रहा है राजस्थान, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है चंबल रिवर पढ़ना। अब हमने लोकेशन तो देख ली इसकी, रमुना की ट्राइब्यूटरी है, थोड़ा और डिटेल से देख लेते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूशन फ्री रिवर है जी इंडिया की, मतलब इसमें जो प्रदूषण है बहुत ही कम है, साफ रिवर है जी, ये क्लीन रिवर है। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है जी, कहाँ से निकलती है, ये सिंगार चोरी पीक है जी, कहाँ पे, विंध्यान माउंटेन के नदन स्लोप्स पे, ये मध्य प्रदेश के इंदौर से निकलती है, जहाँ पे विंध्यान, ये विंध्यान बोलते हैं या विंध्या माउंटेन है जी, विंध्या की पहाड़ियाँ, वहाँ पे विंध्या की पहाड़ियाँ पे पीक है, पीक का मतलब है जी, जैसे ये पहाड़ हो गया जी, इस पहाड़ पे मान लो पीक एक उठा हुआ है, ये पीक है जी, चोटी उठी है, पीक का मतलब चोटी, इसका नाम है सिंगार चोरी पीक, सिंगार चोरी पीक से निकलती है ये, जो कहाँ पे, इंदौर में, मध्य प्रदेश में, यहाँ से निकलती है। और ये कितनी दूर फ्लो करती है ये कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये यूपी में इंटर करके यमुना रिवर में मिल जाती है। एटवा, ये इटावा डिस्ट्रिक्ट है जी, ये कहाँ पे, यूपी में, इटावा डिस्ट्रिक्ट में जाकर मिल जाती है यमुना में। ये रिवर है जो विंध्यान माउंटेन रेंज और अरावली रेंज है, यहाँ के जो एरियाज हैं वहाँ पे मतलब ड्रेनेज सिस्टम की तरह काम करती है। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब ये यहाँ पे जो एरिया है उसके लिए पानी वगैरह, वाटर वगैरह प्रोवाइड करना। ये चंबल और इसकी ट्राइब्यूटरी रिवर है, जो चंबल की भी कुछ सहायक नदियाँ ना जो इसमें आके मिल जाती हैं। ये मालवा रीजन मध्य प्रदेश में है, जो उसको, मालवा रीजन है जी, क्षेत्र है एक मध्य प्रदेश में, उसको ड्रेन करती हैं जी, मतलब वहाँ पे पानी इनका यूज होता है। और राजस्थान में एक हडौती प्लेट्यू है, हडौती प्लेट्यू, ये क्या है जी, इसके अपर कैचमेंट एरिया है वो चंबल रिवर का ही है, जो साउथ ईस्ट ऑफ मेवाड़ प्लेन्स में पड़ता है। मतलब देखो, जो चंबल रिवर का एरिया है ना, अपर कैचमेंट एरिया, वहाँ से लेके मेवाड़ प्लेन्स है जो साउथ ईस्ट एशिया का, ये हडौती प्लेट्यू में क्या है ये अकर होता है जी, मतलब समझ आया आपको। जैसे ये चंबल रिवर है जी, चंबल रिवर, इसका अपर कैचमेंट एरिया ये हो गया जी, और ये यहाँ तक फ्लो कर रही है, और यहाँ से लेके क्या है जी, चंबल रिवर से लेके ये साउथ ईस्ट
ये राजस्थान है जी, यहाँ पे ये साउथ ईस्ट राजस्थान है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसे बोलते हैं हडौती प्लेट्यू। ये राजस्थान का हडौती प्लेट्यू है जो इसके बीच में मतलब आता है। और इसकी ट्राइब्यूटरी कौन कौन सी है जी, किसकी, जो चंबल रिवर है इसकी ट्राइब्यूटरी है जी, एक तो बानस, काली सिंध, सिप्रा और पार्वती, ये इसकी ट्राइब्यूटरी रिवर है। ट्राइब्यूटरी याद करना जरूरी है, पूछ लेते हैं, ये भी कई बार यूपीएससी ने पूछा है, आप उठाकर देख सकते हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये जी, मेन पावर प्रोजेक्ट क्या क्या बन रहे हैं चंबल रिवर पे। एक तो जी यहाँ गांधी सागर डैम है, बांध है गांधी सागर के नाम से, एक राणा प्रताप सागर डैम है, एक जवाहर सागर डैम है और एक कोटा बैरेज है। बैरेज का मतलब भी बांध ही है जी, छोटा होता है बस बैरेज बोल दिया। तो ये क्या है, ये आपको याद रखने हैं, चंबल रिवर पे हैं ये, गांधी सागर, राणा प्रताप और जवाहर सागर और कोटा। यहाँ पे एक नेशनल चंबल सेंचुरी है जी, सेंचुरी का मतलब फॉरेस्ट एरिया जिसको डिक्लेयर कर देते हैं सेंचुरी, नेशनल चंबल सेंचुरी है। ये कहाँ पे है जी, जो चंबल रिवर है जी उसके अलोंग ही लोकेटेड है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के ट्राइन जंक्शन पे लोकेटेड है। मतलब जैसे ये अपना हिंदुस्तान है जी, और ये हो गया जी क्या, राजस्थान, ये यूपी हो गया और ये मध्य प्रदेश है जी। तो यहाँ पे क्या है जी, ट्राई जंक्शन पे कुछ एरिया इसका राजस्थान में, कुछ यूपी में, कुछ मध्य प्रदेश में, नेशनल चंबल सेंचुरी का। इसमें क्या है, किस लिए जानी जाती है नेशनल चंबल सेंचुरी, यहाँ पे क्रिटिकली एंडेंजर्ड घड़ियाल मिलता है जी, घड़ियाल, घड़ियाल मगरमच्छ होता है ना जी, मगरमच्छ, उसकी एक प्रजाति है। रेड क्राउंड रूफ टर्टल मिलता है, ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। कौन सी कैटेगरी में, आयुसीएन होता है ना, आयुसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी जो लिस्ट है रेड लिस्ट, उसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड है दोनों, ये याद रखना, घड़ियाल और रेड क्राउंड रूफ टर्टल। और एक यहाँ पे एंडेंजर्ड लिस्ट में आयुसीएन की में गंगेज रिवर डॉल्फिन भी मिलती है, ये आप देख सकते हो जी। ये है आपका घड़ियाल और ये है जी आपका रूफ टर्टल, मतलब रेड क्राउंड रूफ टर्टल, मतलब इसका रेड क्राउंड है ना, रेड जो है ये रेड रेड सा है थोड़ा, इसकी वजह से ये कछुआ, ये कछुआ की प्रजाति है जी, रेड क्राउंड रूफ टर्टल। और ये जी आपकी डॉल्फिन, ये इंडिया का नेशनल एक्वाटिक एनिमल भी है, मतलब राष्ट्रीय पानी में रहने वाला जो है जी आपका पशु, मतलब एक तरह से नेशनल एक्वाटिक एनिमल वो है जी गंगेटिक डॉल्फिन। ये जो डॉल्फिन दिखाई दे रही है। चलते हैं जी नेक्स्ट पे, अनंगपाल द्वितीय या अनंगपाल टू सेकंड, ये अभी न्यूज़ में है जी, तोमर डायनेस्टी के थे, तोमर वंश के थे। रिसेंटली इनके लिए क्या है जी, एक सेमिनार ने हाईलाइट किया, लीगेसी ऑफ लॉन्ग फॉरगॉटन तोमर किंग अनंगपाल टू, मतलब एक सेमिनार हुआ जिसमें इनको लीगेसी को याद किया गया, जो जो मतलब इन्होंने काम किए थे अनंगपाल टू ने। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इनके बारे में डिटेल से पढ़ना, क्योंकि हिस्ट्री में वही टॉपिक अधिकतर यूपीएससी पूछता है जो न्यूज़ में रहे होते हैं। जैसे पिछली बार आपने देखा होगा एक जजमेंट पूछा था, कंसेंट ऑफ एज, वो बरखाबाई कुछ ऐसा नाम था, उसका जजमेंट था जी, वो कंसेंट ऑफ एज से रिलेटेड था। और एक बुक पूछी थी जी, कुछ केस वर्क करके, कुछ केस वर्क कथा वैसे कुछ करके, तो ये न्यूज़ में थी सारी, वही पूछी थी। तो अनंगपाल टू के बारे में पढ़ते हैं जी। ये क्या है, अनंगपाल टू है जी जो सेकंड है, इनको पॉपुलरली मतलब पॉपुलरली नोन एज अनंगपाल तोमर, इन्हें अनंगपाल तोमर के नाम से, अनंगपाल तोमर के नाम से जाना जाता है। और जो तोमर डायनेस्टी से, तोमर कुल से बिलोंग करते हैं, ये फाउंडर है जी दिल्ली का पुरी के। इन्होंने दिल्ली का पुरी को किस स्थापना की, दिल्ली का पुरी दिल्ली का ही पहले नाम था, बाद में दिल्ली इसका नाम पड़ जाता है, उसका नाम पहले था दिल्ली का पुरी, इन्होंने फाउंड की। अब ये पता होना चाहिए दिल्ली का पुरी को किसने फाउंड किया, मतलब दिल्ली को किसने फाउंड किया, अनंगपाल तोमर ने। और अनंगपाल सेकंड नग के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली के बारे में सारी हिस्ट्री मतलब पता चलती है जी, अर्ली हिस्ट्री किससे, एक आयरन पिलर बना हुआ है जी, लोहे का पिलर, कहाँ पे, ये मस्जिद कुआतुल इस्लाम का आयरन पिलर है। कहाँ पे बनी हुई है जी ये मस्जिद कुआतुल इस्लाम, जहाँ पे कुतुब मीनार है ना दिल्ली में, कुतुब मीनार आपको पता होगा, कुतुब मीनार देखी भी होगी आपने, कुतुब मीनार के साइड में ही बनी हुई है जी ये मस्जिद कुआतुल इस्लाम, वहाँ पे आयरन पिलर है, वहाँ पे दिल्ली के बारे में हिस्ट्री पता चलती है जी। यहाँ पे और भी अनंगपाल तोमर के जो कॉइन्स और इंस्क्रिप्शन हैं उनसे भी ये सजेस्ट करते हैं कि जो ये दिल्ली और हरियाणा रीजन है जी, 8th से लेकर 12th सेंचुरी तक इन्होंने यहाँ पे राज किया था, रूल किया था अनंगपाल तोमर जी ने। इन्होंने सिटी को बनाया ये दिल्ली को, और यहाँ पे अनंगपाल, ये अनंगताल, बाउली और लाल कोट यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड किए जी दिल्ली में। अनंगपाल तोमर सेकंड है जी। इसके बाद आते हैं पृथ्वीराज चौहान, जो ग्रांड सन थे अनंगपाल तोमर के ही ग्रांड सन थे जी, मतलब इसके बेटे के बेटे थे पृथ्वीराज चौहान। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को आपको पता है, जैसे हिस्ट्री में पढ़ा होगा, बैटल ऑफ त्राइन हुआ जी, बैटल ऑफ
त्राइन, ये तराइन किसे पहलेंगे जी, बैटल ऑफ तराइन, तराइन का युद्ध 1192 में। देखो जो फर्स्ट बैटल हुई थी 1191 में, तो ये घुरीद फोर्स और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। पहले पृथ्वीराज चौहान ने घुरीद फोर्स को हरा दिया था, मतलब इसमें मोहम्मद गौरी आए थे जी, शायद मोहम्मद गौरी को क्या है हरा दिया था। लेकिन बाद में क्या है 1992 में सेकंड बैटल हुई, बैटल ऑफ तराइन, तो जब घुरीद फोर्स ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और दिल्ली पे राज कर लिया जी, अपना दिल्ली अपने हाथों में ले ली और फिर दिल्ली सल्तनत का राज चला जी। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। अब तोमर डायनेस्टी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये मेडिवल पीरियड में जी नॉर्थ इंडिया में एक माइनर वन ऑफ द माइनर अर्ली मेडिवल रूलिंग हाउसेज है जी तोमर डायनेस्टी, मतलब कुछ समय के लिए इसने राज किया। और जो पुराण वगैरह हैं उनमें भी इनका उल्लेख मिलता है जी, पुराने एविडेंस मिलते हैं, इनके साक्ष्य मिलते हैं, सबूत मिलते हैं। हिमालय रीजन में इन्होंने, मतलब इनकी लोकेशन थी। बारडिक एक ट्रेडिशन है जी, उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये डायनेस्टी वन ऑफ द 36 राजपूत ट्राइब है जी, मतलब राजपूत ट्राइब हुआ करते थे, उनमें से 36 राजपूत ट्राइब में से एक थी जी ये तोमर डायनेस्टी। जो अनकपाल तोमर है जी, उन्होंने 11वीं सेंचुरी तक क्या है जी ये दिल्ली को फाउंड किया और राज किया। और उसके बाद दिल्ली सल्तनत चौहान आ गए जी, चौहान ने, उनको चाहमन भी बोलते थे, उन्होंने 1164 में मतलब इन्होंने अपना कब्जा कर लिया जी इसमें। उसके बाद क्या होता है, देखो दिल्ली जो है अब चौहान किंगडम के पास आ गई, चौहान किंगडम के बाद पृथ्वीराज चौहान। लेकिन उसके बाद भी क्या है, जो यहाँ पे कॉइन्स वगैरह होते थे ना, नुमेस्मेटिक का मतलब है जी कॉइन्स वगैरह यहाँ पे होते थे, वो तोमर किंग्स ने जो बनाए थे उनके ही चलते थे जी। जैसे अनंगपाल और मदनपाल, ये दोनों भाई थे जी, मतलब इनके बाद जैसे चौहान रिवर है, मतलब चौहान जो रूलिंग डायनेस्टी थी जी, चौहान डायनेस्टी, चौहान किंगडम जब उसका राजा हो गया था, तब भी ये अनंगपाल और मदनपाल ये इन्होंने रूल किया था एज ए फ्यूडेटरीज की तरह। मतलब फ्यूडेटरीज का क्या मतलब है, एक तरह से जो वो करते थे ना, जैसे जमींदार होते हैं जी, बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे। तो जब चौहान किंगडम का राज आया था, मतलब रूल हुआ था, तो उसके बाद ये ने फ्यूडेटरीज बना दिया था, मतलब कुछ एरिया पे ये जमींदार वगैरह की तरह इन्होंने काम किया था। उसके बाद से दिल्ली सल्तनत मुस्लिम्स के हाथ में आ गई जी, जब घुरीद फोर्स ने बैटल ऑफ तराइन हुई थी 1192 में, तो उनका राज आ गया था, तो तब से दिल्ली उनके कब्जे में आ गई थी। इसके बारे में इतना ही था जी। चलते हैं अब क्वेश्चन करने के लिए, क्वेश्चन करते हैं आज के। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मुल्ला पेरियार डैम। ये हमने लास्ट डे में पढ़ा था जी कल, मुल्ला पेरियार डैम के बारे में कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली स्टेटमेंट बोल रही है इट इज़ लोकेटेड इन तमिलनाडु, ये तमिलनाडु में लोकेटेड है, एंड ऑपरेटेड मेंटेन बाय केरल, और इसे केरल मेंटेन करता है और ऑपरेट करता है। वन करेक्ट है जी, दूसरा है दोनों करेक्ट या दोनों इनकरेक्ट। देखो जी दोनों ही इनकरेक्ट हैं, दोनों ही गलत हैं, हमें करेक्ट बतानी थी, तो डी आंसर हो जाएगा जी करेक्ट हमारा, क्योंकि कोई सी भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये लोकेटेड तो केरल में है और ऑपरेट और मेंटेन कौन करता है, तमिलनाडु। दोनों जो स्टेटमेंट है इंटरचेंज किया हुआ है दोनों को। चलते हैं जी नेक्स्ट पे, कॉमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ये बताना है कि नैनो टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि में कैसे कैसे यूज हो सकता है। करेक्ट स्टेटमेंट बताना जी कौन कौन सी है। डिलीवरी ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर मतलब जो कीटनाशक होते हैं, पेस्टिसाइड का मतलब, और फर्टिलाइजर मतलब खाद, जैसे यूरिया डीएपी डालते हैं ना खेत में, तो इनकी डिलीवरी करने के लिए काम आ सकता है क्या नैनो टेक्नोलॉजी। मॉनिटरिंग सॉइल कंडीशन एंड प्लांट ग्रोथ, मृदा की क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है सॉइल की, कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, प्लांट की ग्रोथ कैसे हो रही है, इनको मॉनिटर करने के लिए काम आ सकती है क्या नैनो टेक्नोलॉजी। डिटेक्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट पैथोजेंस, मतलब जो एनिमल्स या प्लांट में कुछ भी बीमारी हो जाती है, पैथोजेंस बैक्टीरिया वायरस, इनको डिटेक्ट कर सकते हैं क्या नैनो टेक्नोलॉजी से। डिलीवर डीएनए टू प्लांट्स, किसी प्लांट्स में डीएनए इंसर्ट किया जा सकता है क्या नैनो टेक्नोलॉजी से। आपके ऑप्शन है जी ये 1 2 3 1 2 ऑल ऑफ द अबव या 1 2 4। जी हाँ बिल्कुल करेक्ट, सी करेक्ट आंसर है, सारे ही किए जा सकते हैं नैनो टेक्नोलॉजी से। चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है जी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सी बकथोर्न। इसके लिए स्पेशल लेक्चर लिया था जी 4 से 5 मिनट का, आपने अगर आपने देखा होगा तो आप अटेम्प्ट कर दोगे, नहीं देखा होगा तो फिर भी शायद आप अटेम्प्ट कर दो क्योंकि आप इंटेलिजेंट हो। करेक्ट बताना जी आपको सी बकथोर्न के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी हुई है। फर्स्ट बोल रही है इट इज़ ए श्रब विच प्रोड्यूसेस एन ऑरेंज येलो कलर्ड एडिबल बेरी,
ये मतलब एक ऐसी झाड़ी है जी, श्रब है, जिसमें क्या है, ऑरेंज और संतरी और पीले कलर की एक एडिबल मतलब खाने योग्य फल लगता है जी, जिसे बेरी बोलते हैं। बेरी मतलब बेर। इन इंडिया इट इज़ फाउंड इन हिमालयन रीजन जनरली इन ड्राई एरियाज सच एज कोल्ड डिजर्ट ऑफ लद्दाख एंड स्पीति। इंडिया में ये हिमालयन रीजन में मिलता है और ड्राई एरियाज में, सूखे एरियाज में जहाँ बारिश कम होती है, लद्दाख के कोल्ड डिजर्ट और स्पीति में मिलता है जी। ये स्पीति हिमाचल प्रदेश में। इट इज़ ए सॉइल बाइंडिंग प्लांट विच प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन, चेक्स सिल्टेशन इन रिवर्स एंड हेल्प प्रिजर्व फ्लोरल बायोडाइवर्सिटी। ये जी सॉइल बाइंडिंग प्लांट है, मतलब जब जहाँ पे भी ये प्लांट पौधा होता है सॉइल को जकट के रखता है, कितनी भी बारिश आ जाए वहाँ से सॉइल बहती नहीं है। जैसे घास, जैसे ग्रास उग जाती है वहाँ से क्या है, मिट्टी बहती नहीं है ना बारिश आ जाए तो, ऐसे ही जकट के रखता है। तो सॉइल इरोजन को रोकता है, मृदा अपरदन को। और जो रिवर में सिल्टेशन होती है ना, गाद वगैरह जम जाती है, उसको भी रोकता है। और जहाँ पे जो फ्लोरल डाइवर्सिटी होता है उसको कंजर्व करता है जी, प्रिजर्व करता है, संरक्षण करता है। तो आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है आपकी, 1 2 1 3 वो 2 3 या ऑल ऑफ दी अबव। जी हाँ, बिल्कुल डी करेक्ट आंसर है, आपने बता दिया, तीनों के तीनों सही है। हमने तीनों के तीनों स्टेटमेंट पढ़ी थी। ये जी याद आ गया होगा कुछ देख के इसे, सी बकथोर ने जी, ये बेर लग गए, खा लो आप। नेक्स्ट है जी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 81 बॉन्ड्स। एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड है जी, इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है जी कौन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है दीज आर अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स विच हैव ए फिक्स टेन्योर। देखो जी, अनसिक्योर्ड बॉन्ड है और इनका फिक्स टेन्योर होता है, मतलब 5 साल 10 साल कुछ फिक्स टेन्योर होता है क्या इन बॉन्ड का। दीज बॉन्ड्स आर टिपिकली यूज्ड बाय बैंक्स टू बोल्स्टर देयर कोर और टीयर 1 कैपिटल। अपनी कोर और टीयर 1 कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए ये बैंक यूज़ करते हैं जी इनको, 81 बॉन्ड को, एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड को। म्यूचुअल फंड्स आर अमंग द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन दीज बॉन्ड्स। जो म्यूचुअल फंड होते हैं जी, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, मान लो आपको बॉन्ड शेयर खरीदने हैं मार्केट से, बॉन्ड शेयर है जी 1 लाख रुपए का, और आप नहीं खरीद सकते, आपके पास पैसे नहीं है, तो क्या करेंगे, मान लो 10 पर्सन है, ये इकट्ठे आएंगे और कहेंगे भाई साहब मेरे पास 1000 रुपये, मेरे पास 10 हज़ार, मेरे पास 20 हज़ार। तो सारे 10 पर्सन इकट्ठे आएंगे और एक आदमी को बना देंगे, भैया म्यूचुअल फंड बना दिया, ये इसकी देखभाल तुम करो, अब हमारे बिहाफ से आप इन्वेस्ट करो, आप खरीदो, अब ये शेयर खरीद सकते हैं, शेयर या बॉन्ड। तो इसे बोलते हैं जी म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल का मतलब एक साथ आके कोई फंड कैपिटल इकट्ठा करें और फिर इन्वेस्ट करें शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में। तो म्यूचुअल फंड होते हैं जी, वो अधिकतर एयर 81 में करते हैं। क्या लार्जेस्ट इन्वेस्टर वही है, क्या निवेश वही करते हैं, वही खरीदते हैं कि म्यूचुअल फंड से सबसे ज़्यादा। आपका ऑप्शन है जी 1 2 2 3 1 3 या 2। देखो जी, पहला बिल्कुल गलत है, क्योंकि 81 बॉन्ड है जो, उनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता, मतलब ये इनका कोई भी फिक्स पीरियड नहीं है, मतलब लिखा नहीं होता 5 साल के लिए 10 साल के लिए, कोई भी नहीं। जब भी बैंक जारी करती है इन्हें, बैंक के पास कॉल ऑप्शन होता है जी। कॉल ऑप्शन का मतलब है जब चाहे बैंक वापस खरीद सकती है, किसी को भी, जिसको भी दिया है, पब्लिक को दिया है, किसी को भी दिया है, वापस खरीद सकती है, उसे बोलते हैं कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन रहता है जी, विकल्प रहता है कॉल का, कि वापस बुला सकते हैं कि ये लो भाई साहब, अपने 1000 रुपये का बॉन्ड खरीदा था, ये 1000 रुपये लो और हमारा बॉन्ड वापस दो। और जब तक वापस नहीं लेते इन्हें इंटरेस्ट मिलता रहता है, मतलब ब्याज मिलता रहता है ना, जैसे 5% 10% जितना भी ब्याज होगा, तो इंटरेस्ट मिलता रहता है। तो इनका कोई फिक्स पीरियड नहीं होता, जहाँ जहाँ पे एक एक काट दो, लेकिन दो ही कटेंगे, लेकिन दूसरा तीसरा भी सही है। म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा इनमें इन्वेस्ट करते हैं, और बैंक की जो कोर और टीयर 1 कैपिटल इंक्रीज होती है जी, बिल्कुल सही बात है। ये दी हुई जी 81 बॉन्ड्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। ये ऐसे बॉन्ड होते हैं, अनसिक्योर्ड बॉन्ड तो होते हैं ये, लेकिन परपेचुअल टेन्योर होता है, मतलब इनका कोई फिक्स पीरियड नहीं होता, कोई नो मैच्योरिटी डेट, कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती कि 5 साल के लिए 10 साल के लिए, कोई मैच्योरिटी नहीं। बैंक के पास कॉल ऑप्शन होता है, कभी भी इन्हें वापस खरीद सकता है इन्वेस्टर से। तो इस तरह से क्या है, बैंक अपनी कोर और टीयर 1 कैपिटल को इंक्रीज करता है। 81 बॉन्ड्स होते हैं वो सबॉर्डिनेट होते हैं टू ऑल अदर डेट एंड ओनली सीनियर टू कॉमन इक्विटी। तो चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर्स आर लोकेटेड इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन कौन से ग्लेशियर हैं। ग्लेशियर आपको पता है माउंटेन ऑफ आइस, बर्फ़ का पहाड़ होता है उसे ग्लेशियर बोलते हैं जी। हिमालयस वगैरह में जो बर्फ़ के पहाड़ जमे हुए हैं, तो ये बताना उत्तराखंड में कौन कौन से ग्लेशियर हैं। बंदरपूछ ग्लेशियर, जैमू ग्लेशियर, नुब्रा, नंदा देवी। आपके ऑप्शन है 1 2 3 4 1 4 1 3 4। देखो जी, जैमू ग्लेशियर कहाँ पे है, कहाँ पे है, सिक्किम में, सिक्किम में। तो जहाँ जहाँ पे दो काट दो, एक ही कट रहा है। अब नुब्रा ग्लेशियर के बारे में पता होगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना, अच्छे से सीरियस कैंडिडेट हो, सिविल सर्विस एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, अगर उसकी तैयारी कर रहे हो ना, तो आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे होंगे और 2020 का भी जरूर देखा होगा। 2020 में नुब्रा से क्वेश्चन पूछा था जी, तो नुब्रा वैली के बारे में कुछ पूछा था सियाचिन ग्लेशियर से। तो नुब्रा वैली कहाँ है ये पता होना चाहिए, लद्दाख में, तो वहीं ग्लेशियर है नुब्रा ग्लेशियर। तो ये भी बिल्कुल गलत है, पूछा उत्तराखंड का, जहाँ जहाँ तीन है काट दो, ये भी कट गया। एक बिल्कुल सही है जी, बंदरपूछ के बारे में पढ़ा ही होगा आपने, कहाँ से, यमुना निकलती है जी यहाँ से,
यमुना रिवर बंदरपूछ ग्लेशियर से। तो ये उत्तराखंड में जब एक सही है तो एक कहीं पे भी ओनली वन है नहीं, तो 1 और 4 करेक्ट हो जाएगा जी। नंदा देवी ग्लेशियर, नंदा देवी, वहाँ पे नेशनल पार्क भी है जी, नंदा देवी आपने पढ़ा होगा। तो 1 और 4 सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंक्रीमेंटल आउटपुट कैपिटल आउटपुट रेशो। आई कोर के बारे में कुछ डेफिनेशन मतलब स्टेटमेंट दी हुई है, आपको बताना है करेक्ट कौन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो आई कोर डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन द इकोनॉमी एंड द कंसिक्वेंट इंक्रीज इन द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये आई कोर जी रिलेशनशिप बताता है कि कितनी आपने कैपिटल मतलब पूंजी पैसा खर्च किया, पैसा खर्च करने के बाद कितना जीडीपी में ग्रोथ हुआ, तो ये बताता है आई कोर। क्या ये सही है स्टेटमेंट? यही बताता है मतलब कैपिटल अपॉन में जीडीपी ग्रोथ, कितनी आपने पूंजी खर्च करी और कितनी जीडीपी इंक्रीज हुई, ये है जी रेशो आई कोर, कैपिटल अपॉन जीडीपी ग्रोथ। सेकंड बोल रही है हायर द कोर द हायर द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। जितनी कोर ज़्यादा होगी जी उतनी क्या है प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। मतलब अगर कोर है जी कैपिटल टू जीडीपी रेशो है जी जो कैपिटल आउटपुट रेशो, ये जितना ज़्यादा होगा उतना क्या है प्रोडक्टिविटी उत्पादकता ज़्यादा होगी कैपिटल की। इन द लास्ट 10 ईयर्स आई कोर हैज़ बीन सब्सटेंशियली डिक्लाइन इन इंडिया। पिछले 10 सालों में ये क्या है आई कोर डिक्लाइन हो रहा है, घटता जा रहा है। तो आपको बताना जी कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देखो जी गलत, थ्री तो बिल्कुल गलत है, जहाँ जहाँ 1 3 है काट दो, और 2 भी बिल्कुल गलत है। क्यों? देखो जी आई कोर की यही होता है कि जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है कैपिटल और उससे कितनी जीडीपी ग्रोथ हुई है, कितनी आउटपुट आई है, तो यही होता है आई कोर इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो। लेकिन फर्स्ट तो सही है लेकिन सेकंड गलत है। क्यों? जितना कैपिटल देखो जी, अगर आपने कम पैसे लगाए 10 रुपये लगाए और आपको आउटपुट मिल जाए 15 रुपये की, और अगर आपने 10 रुपये लगाए आपको मिल जाए, मान लो आपने 15 रुपये लगाए और आउटपुट मिले 10 की, तो आई कोर जब हायर है तो आउटपुट कितनी है लोअर, समझ रहे हो। और आउटपुट अगर लोअर है और यहाँ पे क्या है मतलब इंक्रीमेंटल जो कैपिटल है वो लोअर है, कम है 10 रुपये, और 15 रुपये आउटपुट ज़्यादा मिल रही है, तो फ़ायदा कहाँ पे है जी? इसमें है ना हम कैपिटल क्या है कम खर्च कर रहे हैं लेकिन हमें ज़्यादा मतलब आउटपुट ज़्यादा मिल रही है। लेकिन इसमें कह रहा है हायर द आई कोर हायर द प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैपिटल, ये बिल्कुल गलत है जी। जितनी लोअर कैपिटल हम खर्च करेंगे और हायर आउटपुट होगा तब प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, ना कि तब कि हायर कैपिटल खर्च करके और कम हम प्रॉफिट लें। तो ये बिल्कुल गलत है जी। थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है, ये डिक्लाइन नहीं हुआ जी बल्कि कभी इंक्रीज कभी डिक्लाइन, ये ऐसा चलता रहा है। तो कौन सी 1 स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली सी करेक्ट हो जाएगा जी इसमें। नेक्स्ट है जी अपना विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर कंसिडर्ड एज ए ट्रांसफर पेमेंट। गवर्नमेंट जो सरकार एक्सपेंडिचर करती है जी, खर्चा करती है, कौन कौन सा ट्रांसफर पेमेंट में काउंट करती है, मतलब जो ट्रांसफ़र पेमेंट होती है जी, ट्रांसफ़र करती है, जैसे लोगों को रुपया ट्रांसफ़र करती है, कौन कौन सी पेमेंट है जो ट्रांसफ़र पेमेंट में आती है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम आएगी क्या? अगर मान लो कोई ट्रांसफ़र करेगी गवर्नमेंट सिटीजन को डायरेक्टली, तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम ट्रांसफर पेमेंट में आएगी। सब्सिडीज़ पेड टू फार्मर्स को जो सब्सिडीज़ दी जाती है, लाभ दिया जाता है कुछ, तो वो क्या ट्रांसफ़र पेमेंट में आता है। कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र आपको बताना जी 1 2 करेक्ट, 2 3 1 3 या ऑल ऑफ द अबव। देखो जी सेकंड बिल्कुल गलत है, सब्सिडी जो दी जाती है फार्मर को ये ट्रांसफर पेमेंट में नहीं आती, बाकी दोनों आती हैं। 1 3 करेक्ट है जी, जहाँ 2 काट दो बी आंसर करेक्ट आ जाएगा। याद रखना बस सब्सिडी ट्रांसफर पेमेंट में नहीं आती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये बताना पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का पार्ट कौन कौन सा है। नॉन टैक्स पेमेंट सच एज फाइन्स, नॉन टैक्स पेमेंट जी, कॉर्पोरेट टैक्स, पर्सनल टैक्स पेमेंट, नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स मेड बाई हाउस होल्ड, कौन सा आता है जी बताओ। 1 2 4 3 ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है जी नन ऑफ द अबव डी, क्योंकि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कब निकलती है, जितनी भी हमारी पर्सनल इनकम होती है ना, पर्सनल इनकम होती है, जैसे हम कितने भी रुपए कमाते हैं साल में, उसमें से क्या है अगर हम घटा दें टैक्स जो हमने टैक्स दिया है या फिर नॉन टैक्स जो भी हमने पेमेंट किए, टैक्स दिया जी गवर्नमेंट को या नॉन टैक्स पेमेंट किए कुछ भी, उनको घटा दें तब हमारी आती है क्या आती है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। जब पर्सनल इनकम इसमें से टैक्स और नॉन टैक्स घटा देंगे, लेकिन इसमें तो दिया है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ये पार्ट बनाते हैं, तो कोई से भी नहीं बनाता, इनको तो हम घटाते हैं पीआई में से, पर्सनल इनकम में से, तब आती है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो कुछ भी नहीं है जी, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है जी, देख सकते हो आप पोज करके। नेक्स्ट है जी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीडीपी डिफ्लेक्टर। जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है जी, जीडीपी डिफ्लेक्टर
जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, बराबर होता है नॉमिनल जीडीपी और होता है जी अपन में रियल जीडीपी। रियल जीडीपी होती है जी नॉमिनल जीडीपी जो होती है, इसको अगर इन्फ्लेशन पे एडजस्ट कर दें तो ये नॉमिनल रियल जीडीपी आ जाएगी। रियल जीडीपी में जी क्वांटिटी पे मेज़र करते हैं, कितनी क्वांटिटी, मतलब कितनी क्वांटिटी इंक्रीज हुई है। जैसे मान लो 2004 में हम 100 बाइक प्रोड्यूस कर रही था इंडिया, लेकिन 2020 में कितनी कर रहा है, तो क्वांटिटी इंक्रीज हुई है नहीं, ये क्वांटिटी पे देखते हैं रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी प्राइस पे और क्वांटिटी दोनों पे देखते हैं, प्राइस पे और क्वांटिटी दोनों पे देखते हैं, मतलब मूल्य कितना इंक्रीज हुआ है और क्वांटिटी कितनी इंक्रीज हुई है, मात्रा कितनी इंक्रीज हुई है प्रोडक्शन की। और जीडीपी डिफ्लेटर किस पे आ जाएगा, देखो क्वांटिटी से क्वांटिटी कट गई, बचा क्या, प्राइस, तो जीडीपी डिफ्लेटर देखते हैं प्राइस पे, तो ये होता है जीडीपी डिफ्लेटर। अब आपको एक कुछ स्टेटमेंट दी है, ये बताना कौन सी करेक्ट है। आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा जी, इकोनॉमी में एनसीईआरटी पढ़ी होंगी ना, 9th से 12th तक एनसीईआरटी पढ़ लो, उसके अलावा इकोनॉमी में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, और आपकी मर्जी है जी, पढ़ते रहो रमेश सिंह कुछ भी आप। फर्स्ट है जी जीडीपी डिफ्लेटर इज ए मेजर ऑफ द लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल न्यू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। जो जीडीपी डिफ्लेटर होता है, ये प्राइस लेवल पे मेजर किया जाता है जो भी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होती हैं गुड्स, फाइनल गुड्स या सर्विसेज इकोनॉमी में एक ईयर में। अनलाइक सीपीआई के अलावा जैसे सीपीआई में होता है, उसको छोड़ के जीडीपी डिफ्लेटर होता है इज नॉट बेस्ड ऑन फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो जी सीपीआई कुछ फिक्स्ड बास्केट पे होता है, इसमें कुछ 676 करके या कुछ ऐसी कमोडिटीज़ होती हैं जिसपे सीपीआई निकाला जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। लेकिन जीडीपी डिफ्लेक्टर ऐसे कोई फिक्स इसकी बास्केट नहीं है कि इतने पे सब पे निकाला जाता है, मतलब कोई फिक्स कमोडिटी नहीं है। कमोडिटी का मतलब गुड्स वगैरह, जैसे फूड इंक्लूड कर लिया जी, ब्रेड या आपके चाउमीन, ऐसे मतलब कुछ क्वांटिटी इंक्लूड कर लीजिए, जैसे फ्यूल कर लिया, पेट्रोल डीजल, ऐसे फिक्स नहीं है, सारी देखा जाता है इसमें गुड्स सर्विसेज जितनी भी होती हैं। तो ये सही है क्या, बिल्कुल। When GDP deflator is negative, it necessarily means that there is a inflation in the economy. जब GDP डिफ्लेटर नेगेटिव होता है जी, तब इसका मतलब ये है क्या, इन्फ्लेशन, महंगाई होगी हमारी इकोनॉमी में, हमारे देश में, कंट्री में। तो इसका क्या मतलब है जी, और करेक्ट कौन सा है जी, ये स्टेटमेंट आपको बतानी है। इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं जी, कौन कौन से, 1 3 2 3 1 2 और ऑल ऑफ दी अबव। देखो जी 3 स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि जीडीपी डिफ्लेटर जब नेगेटिव होता है ना, इसका मतलब होता है कि डिफ्लेशन है इकोनॉमी, ना कि इन्फ्लेशन। महंगाई नहीं है बल्कि महंगाई घटी है, डिफ्लेशन है। तो जहाँ जहाँ पे 3 है काट दो जी, आपका आंसर आ गया कौन सा, सी आ गया जी, 1 2 बिल्कुल करेक्ट है और यही आंसर है जी इसका। चलते हैं जी नेक्स्ट पे, और आज का फाइनल क्वेश्चन है जी ये, 1 मिनट और सह लो। इफ़ द टोटल साइज ऑफ द इकोनॉमी इज ग्रोइंग ईयर आफ्टर ईयर, इट इम्प्लाइज दैट, अगर मान लो किसी इकोनॉमी का टोटल साइज बढ़ता जा रहा है साल दर साल, मतलब हर साल के बाद, तो इसका क्या मतलब है, जीडीपी ग्रोथ रेट मस्ट बी इंक्रीजिंग स्टेडली ईयर आफ्टर ईयर। जो जीडीपी ग्रोथ है वो ये जरूर बढ़ेगी ईयर आफ्टर ईयर अगर इकोनॉमी की ग्रो होगी। तो ये सही है क्या, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है जी, गलत। ग्रॉस कैपिटल इन्फॉर्मेशन इन द इकोनॉमी मस्ट बी इंक्रीजिंग आफ्टर ईयर, मतलब जो ग्रॉस कैपिटल इन्फॉर्मेशन फॉर्मेशन होती है जी कंट्री की इकोनॉमी की, वो बढ़ेगी, वो भी मस्ट बी इंक्रीजिंग। तो इनकरेक्ट कौन सा जी, गलत बताना, 1 गलत है, दूसरा या दोनों गलत है, दोनों में कोई सा भी गलत नहीं है, दोनों सही है। देखो जी दोनों ही गलत है, तो सी आंसर हो जाएगा, दोनों गलत है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ेगी, इसमें कहा है मस्ट भी नहीं होता सकता, मे भी हो सकता है कि हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन हो सकता है घट भी जाए। मस्ट भी नहीं का मतलब ये है कि बढ़ेगी, ये बिल्कुल गलत है। और यहाँ भी मस्ट भी कहा है कि ये भी इंक्रीज हो गई होगा ग्रोथ कैपिटल इन्फॉर्मेशन, ना मे भी हो सकता है कि हाँ हो सकता है बढ़ जाए घट जाए, लेकिन मस्ट भी बोल दिया तो ना बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है जी, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ ही हमारा लेक्चर समाप्ति के साथ ख़त्म हो जाता है।